साथ बहुत ही विद्वान साथी, बहुत ही आदरणीय धीरेन्द्र शिवराम जी ने हमें समय दिया है और आज हम कुछ चर्चाएं संतों के ऊपर करेंगे। चर्चा बात हो रही थी कि बहुजन राज की स्थापना कैसे हो इस देश में, जी और इस विषय पर पुलिया साहब कुछ सवाल कर रहे थे। कह रहे थे मेवात में काम कर रहे हैं हम लोग, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मुझे कुछ यकायक याद आ गया कि आज से 20-22 साल पहले एक बुजुर्ग होते थे और वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा कार्य करते थे, समर्थित व्यक्ति तब थे, अच्छे कार्यकर्ता थे। वो कहते थे कि बेटा क्या मेरे जीवित रहते सत्ता आ जाएगी। तो हम लोग हंस पड़ते थे, वो चले गए और शायद फुलिया जी हम भी चले जाएंगे। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं सत्ता है, क्योंकि सत्ता ऐसे नहीं मिलती। कर्म जो ना वो कोई किस्मत नहीं है, कर्म किए गए जो कार्य हैं, गलत या ठीक है, उनके फल व्यक्ति को मिलते हैं जी। अब उन कर्मों को काटने के लिए, कर्म की रेख में मेख मारने के लिए, जो संत बोलते हैं कि कर्म की रेख में मेख लग गई, उस लकीर को काटने के लिए आदमी को फिर उससे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी हम लोग को कुछ सज़ा किस चीज़ की मिलेगी कि हमने सत्ता को खोया है। जी एक इतनी अनमोल कीमती चीज़ है जो हमारे महापुरुषों ने हमें दी। एक लंबे समय तक हमने सत्ता का मजा लिया, फिर हमने सत्ता को खो दिया और उसकी सजा ये मिल रही कि हजारों साल से हम लोग सत्ता से दूर हैं। जी। और सत्ता जिनके पास आज है वो हमें सत्ता का स्वाद जल्दी से चखने नहीं देंगे, वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। इसके लिए पता नहीं कितना संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रयास करेंगे, कुछ लोग प्रयास नहीं करेंगे। बोलिए जी, कुछ लोग प्रयास करते करते अचानक हार जाएंगे, बैठ जाएंगे, कहेंगे नहीं यार ये कुछ नहीं होने वाला, या ये कुछ नहीं करने वाला। एक्चुअली वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला जी। वो इल्ज़ाम लगा देंगे, किस पे, बहन जी पे इल्ज़ाम लगा देंगे, फुलिया जी पे, डॉक्टर श्यामलाल पे, किसी दूसरे कार्यकर्ता पे, नेता पे इल्ज़ाम लगा देंगे, नहीं यार ये कुछ नहीं करने वाले। पर वो कभी भी फुलिया जी ये नहीं कहेंगे कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही बातें हो रही हैं कि लोग जो है ना खुद की जिम्मेवारी लेने पे जब उनका नंबर आता है तो वो जिम्मेवारी ना लेके तो दूसरे साथियों पे जो वर्तमान में उस मूवमेंट का हिस्सा हैं वो उंगली उठाने का काम करते हैं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम समस्या है। भैया जी यही बात है। वो अतदीपो भाव का अर्थ यही होता है कि बुरा जो देखन में चला, मतलब ये कह रहा है कि दुनिया की बुराई को छोड़ना तो अपनी बुराई देख रहा है जी, अपनी गलती को सुधार जी, इसी को तो अतदीपो भाव बोलते हैं जी। यानी जो बात स्वयं से शुरू होकर के स्वयं पे खत्म हो जाए जी, वो अतदीपो भाव है जी। अब इसमें मेरे को कुछ संतों की बात याद आ रही है जी। फुले जी के संतों की एक बात है कि वो कहते हैं कि अलल पंख आकाशी पंछी जी, अलल पंख आकाशी पंछी, अंडा गगन ठहराई जी, अंडा फोड़ भया एक अलला, उल्टी कीन चढ़ाई जी। यानी कि बड़ी अजीब सी बात है। हम पहले बचपन में सुनते थे तो मजाक सा समझते थे। उसमें कहते थे कि अलल, जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है जी, ऐसा एक पंछी है, आसमान में उड़ रहा है और आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है जी, और उसने उड़ते उड़ते ही अंडा दे दिया जी, आसमान में, गगन में जी। और अंडा स्पीड से नीचे आ रहा था, फिर एकदम से फटा, उसमें से एक बच्चा पैदा, अंडा फोड़ भया एक अलला जी, फिर से एक बच्चा पैदा हुआ जी। और फुलिया जी उस बच्चे ने नीचे गिरने की दाएं बाएं की बजाय जो पहले वाले जा रहे थे ना जी, बड़ी स्पीड से उनकी तरफ उड़ना शुरू कर दिया, उनसे भी आगे निकल गया जी जी। वो एक सत्ता की तरफ जा रहे थे, ऊंचाइयों की तरफ जी। तो आप एक नोट कीजिए कि अलल पंख की तरह ऐसे ही रेस के घोड़े दौड़ेंगे, बहुत सी घोड़ियां दौड़ेंगी,
बहुत सी घोड़ियां चलते चलते बच्चा देंगी, और जो बच्चा घोड़े का पैदा घोड़ी का होगा वो पैदा होते ही दौड़ेगा, जी। रुकेगा नहीं, और वो दौड़ करके आगे जाएगा। ऐसा कब कब होगा? अभी अभी 1 मिनट है, वो जो घोड़ी या घोड़ों ने जो बच्चा दिया है, अभी वो दौड़ रहे थे, वो थक जाएंगे, रुक जाएंगे, वो जो पैदा हुआ है वो आगे चलेगा। जी। और इस प्रकार से ये रेस एक चलती रहेगी, बस सिर्फ आपको इंतजार करना है कि हमें मंजिल मिलेगी। हो सकता है कि मेरी कुर्बानी मुझे देनी पड़े, मगर ये मान के चलिए कि व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर मैं ये कहूँगा यार मैं तो मर ही जाऊँगा, मुझे क्या फायदा। जी जी। भाई मरना तो तूने वैसे, क्या फुलिया जी आप और हम वैसे नहीं मरेंगे, बिल्कुल वैसे नेचुरल डेथ मरेंगे। मरेंगे ना। और समाज आए जी जिसमें नेचर उसके बारे में चर्चा करे, जी हम तो गुमनाम मौत मरेंगे। जी जी। वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, जिसको कोई जानता नहीं। मेरे परदादा के दादा का मैं नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसे मरे कैसे नहीं मरे, वो ये नहीं होता है। नेचुरल बुद्ध मरे, ठीक है, नेचर को समेट लेते हैं जो जी, वो, तो मरना तो हमें वैसे भी है, हम्म। ठीक है ना। फिर एक बात बताइए, कुछ करते हुए मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब इसके दो फायदे और नुकसान है। अगर मान लो हम बगैर कुछ करते हुए मर गए, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो स्पष्ट जाहिर है कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ करते हुए मर गए तो हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिल जाए, जी, और वो मिलेगा। हो सकता है उनको भी ना मिले, और उनको ये देखना पड़े कि मेरे बाप ने यहाँ तक दौड़ लगाई थी, इससे आगे की मैंने दौड़ लगानी ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को मिल जाए। मगर ये पक्का है कि संघर्ष, अगर रेस में रहेंगे तो डेफिनेटली हम हाँ जीतेंगे। सर, लड़ेंगे तो जीतेंगे ना, हाँ लड़े ही नहीं। जी जी भाई एक बात बताइए, इस देश में छुआछूत, जी, जातिवाद का पक्षपात, बिल्कुल है। बहुत सी जातियों को खेल में हिस्सेदारी उनकी होती ही नहीं है, उनको हिस्सा नहीं लेने देते। जी, तो वो बताइए जीतेंगे कैसे, मेडल कैसे लाएंगे। नहीं ला सकते। आप अभी एक जय भीम फिल्म आई, आपने देखी होगी शायद। हाँ मैंने देखी। उसमें जो हीरो है वो एक बात कहता है कि आदिवासी लड़कियों के, लड़कों के या समुदाय के बच्चों के ऊपर तीरंदाजी पे नाज करती थी दुनिया का। जी बिल्कुल। हाँ वो खेलों में इनाम लेके आते थे, मगर आज कहीं उनकी चर्चा नहीं है। क्यों? जी, क्योंकि उनको कंपटीशन से बाहर कर बाहर दिया, कर दिया गया। उनको खेलने ही नहीं दिया गया। देखिए ये तो स्पष्ट है कि जब से ये आदमी ने चलना सीखा है तो लोगों में भय पैदा हुआ। बिजली कड़की तो डर गया, पानी आ गया तो डर गया, डूब के कोई मर गया तो डर गया, जी कोई बीमारी से मरा तो डर गया, किसी जानवर ने हमला किया तो डर गया, किसी दूसरे ने हमला किया तो डर गया। जी उन्होंने डर निकालने के लिए एक ताकतवर आदमी को कहा यार आप लीड करो। जी इस प्रकार से एक नेता का जन्म हुआ। तो यानी कि डर की वजह से एक नेता का जन्म हुआ। जी, सही कह रहा हूँ, हाँ ताकि वो डर दूर कर सके समाज कर का। दूर कर सके। मगर अब नेता ऐसा हो गया कि जिस चीज की अभाव से, यानी कि से वो जो है ना डर की वजह से जो नेता बना था, उसमें को ये खुद डर हो गया कहीं तेरी नेतागिरी खत्म ना हो जाए, जी इसलिए तू परमानेंट ही डर बना के रख। जी। ओ मतलब अब नेता का मतलब हो गया कि वो परमानेंट लोगों को डरा के ही नेता तो बन रहे हैं। डरा के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है लोगों के बिल्कुल, बीच। देखिए ना, देखिए कांग्रेस क्या करती है, लोगों को डराती है। बीजेपी आ जाएगी, मुसलमानों को कहती है देखो बीजेपी आ गई तो तुम्हें काट देंगे, दलितों को कहती है तुम्हें काट देंगे। क्या कांग्रेस के शासन में एट्रोसिटी के केस कम होते हैं? बहुत हुए। वो थोड़ी सी ऐसा है कि छुपा के, थोड़ी दबा के, थोड़ी प्यार से कत्ल करते हैं। तो ये समझ लीजिए एक झटके से काटता है, जी, और एक कलमा पढ़ करके प्यार से कुछ काट के काटता, काटना दोनों ने, ठीक है। वो मुसलमानों को कहती है देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी आ जाएगी, कत्लेआम मचेगा, दलितों को डराते तुम्हें मारेंगे। और बीजेपी वाले क्या करते हैं, बाकी लोगों को डराते हैं कि मुसलमान, कांग्रेस आ गई तो मुसलमान तुम्हें काट देंगे, मुसलमानों को काट जाएगा, मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे। तो ये क्या कर रही है, कभी कोई पार्टी ये कहती है कि हम अमेरिका इंग्लैंड से कंपटीशन करेंगे,
पाकिस्तान से करते हैं ना, तो उनको डराते हैं ना, वो उनको डराना बंद करके उनका भय निकाले, जी मगर कभी कोई किसी का भय नहीं निकालता है। तो आप लोग सकारात्मक सोच के साथ में लगे हुए हैं और अपनी तरफ से एक होती है कोशिश, वो कोशिश पूरी जारी है। और वही हम सभी साथियों को भी कहते हैं कि अपने लेवल पे आप जहाँ हैं वहीं अपनी कोशिश को जारी रखें। ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि आपको विजयी होने से रोक पाए। आपसे अगर किसी को कोई किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो लोग आपसे जानकारी लेते हैं क्योंकि आपके पास उसका अथाह ज्ञान का भंडार है। तो ऐसे ही बहुत लोग ऐसे हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में काम करते रहें और वो जब काम करते रहेंगे ना तो श्योर मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़रूर सफल होंगे। बोले साहब हमें निर्भयों की काम करना पड़ेगा। जी संतों ने कहा है कि निर्भय डंका बजा शब्द का, जी निर्भय डंका बजा शब्द का, तोड़ी काल वाली चौकी रे चौकी, काल खपर में ठोकी। यानी जिन लोगों ने को डर दूर हो गया, जिन लोगों का जी, जो निर्भय हो गए, उनको अनुभव हो गया, जी खबर हुई अनुभव की। अनुभव क्या है? अपने पूर्वजों का ज्ञान का मालूम होना, देश के इतिहास का मालूम होना, ये अनुभव है। जी जी अनुभव ज्ञान अगम से आया, जो पूर्वजों से मिला है। तो कहता है कि अनुभव मिलने के बाद काल खपर में ठोकी, उसने मौत को भी ठोक दिया। यानी मौत के सामने जब जो सीना तान के खड़ा हो गया, मैंने मरना ही है, जी जी तो फिर बताइए ना, मरता तो वो है ना जो डरता है। जी भाई मुझे क्या डर है, मर जाऊंगा। आपका कहने का ये मतलब नहीं, है। मेरा स्पष्ट कहने का मतलब ये है, एक मिनट के लिए आप बताना, पहले मेरी बात होने दीजिए। मतलब एक आदमी डरता है, यूं कहता है मैं मर जाऊंगा, मगर फुलिया जी जब वो पहले खुद ही यूं कहता है कि मैं तो मर ही गया हूँ, अब उसका डर ही खत्म हो गया, तो फिर उसको और तो कोई मार नहीं सकता, वो खुद ही मर गया। मेरा इसमें मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो लोग थोड़ा बहुत काम तो करते हैं मगर उनके अंदर भय व्याप्त है अभी भी, बहुत ज्यादा। तो उनको अपना भय निकाल करके आगे आके काम करने की ज़रूरत है मैं ताकि। मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ फुलिया जी, आपका भी। जी इस वक्त सब तमाम चैनल्स, जितना मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब खरीदा हुआ है। जी आपको पता है कि आईटी सेल जो उनकी है उसमें कई हजार आदमी काम बिल्कुल करते कर हैं। रहे हैं। एक बार ट्वीट करते हैं तो कई लाख लोगों के मोबाइल पे मैसेज चला जाता बिल्कुल है। बिल्कुल और धार्मिक नए नए प्रोपगंडे रोज तैयार होते हैं। जी उसके बावजूद भी मीडिया, सोशल मीडिया तक में सिर्फ दो ही नामों की चर्चा है। एक माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हैं जो, और दूसरी सामान्य बहन जी जो कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मगर सिर्फ इन दो की ही चर्चा है। तो मेरे भाई बहुजन कार्यकर्ताओं को समझ लेना चाहिए कि जो बहन जी कुछ भी नहीं है, मतलब एमएलए एमपी कुछ भी नहीं है, सीएम नहीं है, पीएम नहीं है, और उसके बावजूद भी जब जब, जैसे कहा ना वो यदा यदा ही धर्मस्य, वही जब जब पाप बढ़ेगा उतार लेंगे। तो उन मीडिया वालों को जब जब मोदी की चर्चा करनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है कि मायावती कि जरूरी है उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। अब अच्छा, ये लोग जो अनाप शनाप बोलते हैं फुलिया जी, आपके तो सामने आते होंगे ऐसे लोग, विरोध करते होंगे, मायावती कुछ नहीं करती, ये तो वो करेगा, फलाना नेता करेगा, वो दलित नेता, ऐसे होते आते होंगे ना। हाँ आते हैं, खूब आते हैं। किन किन के नाम ज्यादातर आते हैं? बहुतों के आते हैं। वो जिनके आते हैं उनसे, उन लोगों से कई बार पूछो कि वो कहाँ से आते हैं। वो जिनके नाम आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो बीजेपी और कांग्रेस से आते हैं। जी 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 वो बसपा से नहीं आते हैं, जी वो समाज से नहीं आते हैं, जी 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 वो बीजेपी और कांग्रेस से आते हैं। क्योंकि जो जो इनके खिलाफ आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, उनका घर को जानना जरूरी है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में चिंता का विषय है। पहले चिंता का विषय था ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए। एक की बार बसपा की सरकार को कोई फुलिया जी रोक नहीं सकता। उन्होंने गेम तो तगड़ा खेला है। उन्होंने चंद्रशेखर रावण को उतारा है, पूरा उसको बैकअप दे रहे हैं। जी
पूरा पैकअप दे रहे हैं, जी अपने लोगों को साथ लगाया हुआ है, जी तो नेचुरली कुछ न कुछ वो परसेंट तो तोड़ेगा, आधा परसेंट 0.25%, हाँ बिल्कुल। कुछ परसेंट तो तोड़ेगा। गवर्नमेंट में श्रम भी कुछ वोट तोड़ेगा। एक मान्यवर एक महाराष्ट्र से, अगर आप जानते हो, श्रीमान अठावले जी, मगर वो भी खुलेआम ये कहते हैं कि हमने तो बीएसपी की वोट काटने हैं। वो खुले अठावले जी क्लियर कहते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ उनको। और एक और सबसे सुंदर आदमी, आप तो वो शकल की बात कर रहे हैं, उनका नाम है उदित राज, हाँ ठीक है ना। वो भी आदमी ताल ठोक देते हैं। तो ये लगभग दलित बाहुल एरिया है, तो दलित लोगों में सेंध लगाएंगे तो कुछ न कुछ ये बीएसपी को नुकसान करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। देखिए, कुछ लहर के साथ आते हैं, मिशन का वोट तो ये काट नहीं सकते भैया जी। बिल्कुल नहीं। अब कुछ वोटों को क्या है कि यादव और पिछड़े के कुछ वोटों को सपा ले जाएगी, कुछ को राजभर ले जाएंगी, जाटों के कुछ वोट जयंत चौधरी को चलाएंगी, बाकी जो ओवैसी साहब हैं। इनमें भी बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा हाँ, है। नहीं, मैंने बोला ना कुछ एक मिनट के लिए, ओवैसी भी कुछ मुसलमानों की, तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओवैसी की सभी मुसलमान जाएंगे, मगर कुछ एक मुसलमान जरूर जाएंगे, कुछ एक पिछड़े समाजवादी पार्टी के साथ भी जाएंगे, ठीक है। उनके साथ यादव अब की बार खपा है, यादव साहब लगभग जो यादव का मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है, उसका वोट लगभग झुका हुआ अब की बार बसपा की तरफ है। मगर क्या है कि फिर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी ताल ठोक रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी बड़ी पार्टी है, कुछ सीटें परसेंटेज वो भी लेंगे। तो इस प्रकार से ये परसेंटेज जो है ना, वो इतनी जगह डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में बीजेपी को देख लेना, वो हिंदू मुसलमान करेगी ऐसा कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। और जो आपको अपने या मुलायम सिंह यादव को अपने नज़र ला रहे हैं, वो बहुत से हिंदू हो जाएंगे। और उसमें ये होगा कि थोड़े वोटों में भी वो आगे निकलने के लिए, बाकी उनके पास बोलते हैं ईवीएम आता है। मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में लोग पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप में बड़े सजग हैं, और वो जिस तरीके से पिछले कार्यकाल को उन्होंने अखिलेश के द्वारा और अभी योगी के द्वारा जो देखा है, और बहन जी का भी पूर्ण 5 साल का कार्यक्रम देखा उन्होंने, पूरा शासन देखा है, तो लोगों के लिए तुलना करने के लिए कम से कम इस चुनाव में एक मौका है। और उसको लोग ज़रूर ये सोचेंगे कि भाई जो 2007 से 12 था वो एक बेहतर कार्यकाल तो पुलिया जी, एक्चुअली क्या है, शायद मेरे को थोड़ी सी बात लंबी खींचने की आदत हो गई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा था इतने लंबे खेल के बाद भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुमत से बनने के चांसेस हो रहे हैं जी। उसकी रीजन ये है कि आप किसी भी जाति के आदमी से बात कीजिए, वो समर्थक, बहुत कट्टर समर्थक है वो अखिलेश यादव का। मगर बेड़ा गर्क तब होता है जब वो ये कहता है वोट तो मैं मायावती को दूंगा। एक आपने देखेंगे बहुत सी वीडियो आई है, रैली में भी आई थी, चंद्रशेखर रावण की रैली में ही थी, जो कार्यकर्ता उसकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, बहुजन शेर कह रहे थे, और वो कह रहे थे जी इसके लिए जान दे देंगे। जब वोट देने की बात आई तो उन्होंने कहा वोट तो हम बहन जी को देंगे। जी जी जी। आपने एक और देखा होगा कि एक अभी जमावड़ा अमन मिश्राम की वहाँ पर सभी हुआ था, तो वहाँ की औरतों ने ये कहा था कि वोट तो मायावती को देंगे। बोले क्यों, आप चंद्रशेखर को क्यों नहीं देंगे? तो औरतों ने कहा नहीं, उसको तो राजनीति पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। मतलब अनपढ़ औरतें इस तरह की बात कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बात है, काम बोलता है फुलिया जी। जी। मैं बसपा का समर्थक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, मगर यार कम से कम जा करके तो देख लीजिए। जी जी। अब बड़ी हैरानी होती है, चंद्रशेखर रावण एक पार्क में रैली कर रहे हैं और कहते हैं मायावती ने कुछ नहीं किया। वो पार्क मायावती ने बनवाई है, बहन जी की बनवाई है। पार्क में खड़ा होकर कहता है कि उसने कोई काम नहीं किया। वो बच्चा है, उसका दुरुपयोग किया गया कुछ लोगों द्वारा, ऐसा लगता है। ऐसा देखिए, टूल होते हैं ना। हाँ, वो टूल के तरीके से उसका यूज़ हुआ है। लेकिन ये समाज पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप में काशीराम साहब ने और बाबा साहब ने बड़ा मजबूत सजग समाज को तैयार किया है, और इस चुनाव में लोग उनको जवाब दे देंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी,
आपने समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।